चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से सातवाहन वंश और कर्ण वंश के आगे की कहानी हम लोगों को पढ़ना है ना। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने सबने देखा था सातवाहन वंश, कर्ण वंश, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, इसके बाद आमतौर पे जो पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाता है कि भारत के अंदर हिंद यूनानियों का आक्रमण होना शुरू हो जाता है, उनका आगमन शुरू हो जाता है। शकों का, क्षत्रपों का, पल्लवों का, इन सभी का भारत के अंदर आपको उनका हिस्सा देखने को मिलेगा। परंतु आमतौर पे अगर हम देखें तो अगर संपूर्ण भारत के अंदर हम मध्य प्रदेश को अगर देख रहे हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में हिंद यूनानियों का कोई विशेष रूप से हमें कुछ देखने को मिलता नहीं है। केवल और केवल अगर हम ये बालाघाट वाला क्षेत्र छोड़ दें, इस बालाघाट में कुछ हिंद यूनानियों के हमें क्या मिले हैं, सिक्के मिले हुए हैं। हिंद यूनानियों के सिक्के हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, जिसमें भी अगर प्रमुख रूप से देखेंगे हम तो मिनांडर का नाम आपने सुना होगा, हिंद यूनानी शासक है मिनांडर। ठीक, आप देखेंगे इसके कुछ सिक्के हमें बालाघाट वाले क्षेत्र में देखने को मिले हैं। ये जो क्षेत्र है ये है बालाघाट। नक्शा सभी लोग ध्यान से बनाएंगे और इसी बालाघाट वाले क्षेत्र में कुछ हिंद यूनानी, उसमें और भी जो शासक हैं बिम किड फिसेस वगैरह, इन सभी के जो सिक्के हमें मिले हैं वो बालाघाट वाले क्षेत्र में मिले हैं। कुछ कुछ सिक्के हमें इंदौर में भी देखने को मिले हैं, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि इन लोगों ने यहाँ पे आके शासन किया है। ठीक है, इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। हो सकता है सिक्का व्यापार की दृष्टि से यहाँ आ गया हो, या फिर हो सकता है कि कभी आए रहे होंगे, कुछ समय रहे और चले गए। तो हमारे मध्य प्रदेश में हिंद यूनानियों का कोई भी हमें उल्लेख देखने को नहीं मिलता है। हमें ये देखना है कि हिंद यूनानियों का जब भारत में संपूर्ण क्षेत्र में उनका आक्रमण चल रहा था, आगमन चल रहा था, उस समय हमारे मध्य प्रदेश में कौन से साम्राज्य उत्पन्न हो रहे थे, कौन कौन से हमारे राजवंश बन रहे थे। ठीक है, देखेंगे ध्यान से। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर कोई साम्राज्य इतना बड़ा है और उसका राजा अगर ये है, इसका पूरा राज्य क्षेत्र इतना बड़ा है, ठीक है, अब अगर ये शासक अगर निर्बल हो जाए या कमज़ोर हो जाए तो इसकी निर्बलता का, इसकी अयोग्यता का, इसकी कमजोरी का फ़ायदा उठा के यहाँ पे छोटे छोटे राजवंश उत्पन्न होने लगते हैं। आप लोगों ने आमतौर पे देखा होगा कि जब कभी भी कोई भी जो राजा अयोग्य टाइप का होता है, अगर कमज़ोर शासक होता है तो दूसरी पार्टियाँ उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं, दूसरे लोग वहाँ पे राजवंश शुरू कर देते हैं। इसका उद्देश्य केवल इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये अयोग्य व्यक्ति है, ये शासन यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, इस कारण से इसकी अयोग्यता का फ़ायदा उठा के यहाँ पे छोटे छोटे राजवंश यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उन्हीं छोटे छोटे राजवंशों में कुछ राजवंश आपको पढ़ना है, जैसे नागवंश हो गया, आभीर वंश हो गया, बोधि वंश हो गया, मग वंश हो गया। इन सारे राजवंशों को आपको आज देखना है। तो सबसे शुरुआत करेंगे हम नागवंश से। ठीक है, अभी हम मुख्य रूप से जिस पे फोकस कर रहे हैं वो करेंगे हम नागवंश पे। हमें ये देखना है कि मध्य प्रदेश में नागवंश की शाखा कहाँ से उत्पन्न हुई और कैसे कैसे उत्पन्न हुई। ठीक है, जब मध्य प्रदेश में नागवंश हुआ भी नहीं था, आया भी नहीं था, उस समय मध्य प्रदेश के किसी किसी क्षेत्र में कुषाणों का शासन हुआ करता था। अगर हम ये देखें कि यहाँ पे अगर विदिशा है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ये विदिशा वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ विदिशा। इस विदिशा वाले क्षेत्र में कहा जाता है कि उस समय जब नागवंश नहीं बने थे तो उस समय यहाँ पे कुषाणों का क्या था, साम्राज्य था। यहाँ पे मैंने लिखा कि इस समय हम मान रहे हैं कि यहाँ पे कुषाणों का थोड़ा बहुत शासन था। कुषाणों का कोई सामंत यहाँ पे राज कर रहा होगा, क्योंकि मुख्य रूप से कुषाणों ने तो यहाँ पे शासन नहीं किया है, परंतु उनके किसी व्यक्ति के माध्यम से, उनके किसी सामंत के माध्यम से विदिशा में उन लोगों ने शासन कराया होगा। अब ये जो यहाँ का शासक था बहुत कमज़ोर था, निर्बल था, बहुत ही अयोग्य टाइप का शासक था। इसी अयोग्यता का फ़ायदा उठा के इसी विदिशा वाले क्षेत्र में एक राजवंश देखने को मिलेगा जिसका नाम होगा नागवंश। ठीक है, ये नागवंश की स्थापना किया है वृषनाग ने। ध्यान देंगे, वृषनाग नागवंश का संस्थापक है। विदिशा वाले क्षेत्र में इसने नागवंश की स्थापना की। कैसे की? कुषाणों का कोई निर्बल शासक रहा होगा, क्या कौन था, कैसा था, किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसकी अयोग्यता का, निर्बलता का, कमजोरी का फ़ायदा उठाया और एक नए राजवंश की शुरुआत हो गई वृषनाग। और इनका जो मुख्य क्षेत्र था मध्य प्रदेश में, उस क्षेत्र का नाम था विदिशा। इनका साम्राज्य जो शुरू हुआ है वो विदिशा से शुरू हुआ है।
चूँकि इसके पहले आप लोगों ने देखा था कि अगर हम मध्य प्रदेश के पहले, इसके पहले हमने पढ़ा था पूरे संपूर्ण भारत में मैप के माध्यम से देखा था, आप लोगों ने ये देखा होगा कि दक्षिण वाले क्षेत्र में सातवाहन वंश, कर्ण वंश, राष्ट्रकूट वंश, ये सारे वंश जो है आपस में लड़ झगड़ मर रहे थे, सब एक दूसरे से साम्राज्य के लिए लड़ रहे थे। तो इसको कह रहे हैं हम कि ये दक्षिण में उथल पुथल चल रही थी सारी की सारी, दक्षिण में सारे साम्राज्य लड़ रहे थे, उथल पुथल हो रही थी। इन्हीं उथल पुथल का फ़ायदा उठाया कि इन्होंने नागवंशी लोगों ने और अपने एक साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब नागों के बारे में आमतौर पे आप समझ रहे होंगे कि जो सर्प होते हैं वही तो नाग होते हैं, सही बात भी है, नाग उनको ही कहते हैं। इनके बारे में ये जानकारी मिलती है कि इनका जो धर्म था वो शैव धर्म था। शैव धर्म का मतलब ये कहलाता है कि भगवान शिव की आराधना करने वाले लोग कहलाते हैं शैव धर्मी लोग। शैव धर्मी लोग, जो नागवंशी लोग हैं ये भगवान शिव की आराधना करते हैं और इनका रहन सहन आप देखिएगा, कांधे पे शिवलिंग या ऐसे पट्टा जैसा बना के भगवान शिव की शिवलिंग को धारण करके चलते थे ये लोग। शिवलिंग को अपने साथ लेके चलते थे, इस कारण से इनका नाम पड़ा भारशिव। इन्हीं नागवंशियों का एक नाम और देखने को मिलेगा, भारशिव के नाम से आप ये इतिहास में देखने को मिलेंगे। तो जो भारशिव हैं वही नागवंशी हैं। भारशिव उन्हें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान शिव की लिंग को, भगवान शिव के शिवलिंग को वो अपने भारित होकर चलते हैं, उसको लेके चलते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस कारण से इनका धर्म कहलाया शिव धर्म, शैव धर्म, और इन्हें क्या कहते हैं हम, भारशिव कहते हैं। ठीक है, तो वृषनाग ने यहाँ पे स्थापना की। बहुत ज़्यादा हमें जानकारी इसकी नहीं पढ़ना है क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी इसकी है भी नहीं। ठीक है, वृषनाग के बाद जो अगला शासक होगा उसका नाम होगा भीमनाग। ध्यान से देखिएगा, वृषनाग के बाद जो नागवंश का शासक है उसका नाम होगा भीमनाग। ठीक है, भीमनाग। चूंकि वृषनाग के समय में नागवंश कहाँ पे है, विदिशा में है, तो हम ये मानते हैं कि शुरुआती तौर में नागवंशियों की जो राजधानी रही होगी वो मध्य प्रदेश में विदिशा ही रही होगी। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में नागवंशियों की हम बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में नागवंशी की स्थापना वृषनाग ने शुरुआत की विदिशा से, और शुरुआत में इसकी राजधानी हम ये मानते हैं कि विदिशा ही रही होगी। चूँकि हमें अभिलेखों से जो हमें जानकारी मिलती है, जो हमें सिक्के मिलते हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि वृषनाग के बाद जो शासक हुआ उस शासक का नाम था भीमनाग, और इस भीमनाग ने अपनी विदिशा वाली राजधानी को उठा के कहाँ पे ले आया, इसने पद्मावती में। पद्मावती जो आज का ग्वालियर वाला क्षेत्र है, इसे पहले पद्मावती कहा जाता था। ठीक है, तो इसी विदिशा से राजधानी ट्रांसफ़र हो गई कहाँ पे, पद्मावती, जो कि वर्तमान का ग्वालियर है। और पद्मावती राजधानी बनाने का जो काम किया वो किया भीमनाग ने। इसने विदिशा से अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके पद्मावती, जो कि वर्तमान का ग्वालियर क्षेत्र है, वहाँ पे इसने अपनी राजधानी को स्थापित कर लिया। इसके बाद भीमनाग के बाद जो अगले शासक हमें देखने को मिलते हैं, जिनके सिक्के हमें मध्य प्रदेश के पवाया वाले क्षेत्र से मिले हैं, जिसमें से एक का नाम आप देखेंगे बृहस्पति नाग। बृहस्पति नाग एक, और एक और आपको शासक मिलेगा स्कंद नाग। ये दो शासक हमें और देखने को मिले भीमनाग के बाद। तो हम ये कह सकते हैं कि भीमनाग के बाद नागवंश के जो उत्तराधिकारी हुए वो स्कंद नाग और बृहस्पति नाग हुए, क्योंकि इनके जो हमें सिक्के देखने को मिलते हैं वो पवाया वाले क्षेत्र से हमें देखने को मिलते हैं। इनके जो हमें स्रोत हमें हासिल हो रहे हैं, जहाँ से जानकारी हमें मिल रही है, वो पवाया वाले क्षेत्र से देखने को मिल रही है। तो भीमनाग के बाद बृहस्पति नाग और स्कंद नाग इस वंश के अगले शासक नियुक्त हो जाते हैं। अब ये जो पद्मावती वाला आपने क्षेत्र देखा, ग्वालियर के पास का जो पद्मावती हम मान रहे हैं, जिसको राजधानी स्थानांतरित की थी भीमनाग ने, इसी पद्मावती वाले क्षेत्र में हमें कुछ नागवंशी शासकों की जानकारी मिलती है। नाम इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो जो पद्मावती के शासक हैं, पद्मावती के नागवंशी शासक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें कुछ नागवंशी शासकों के नाम मिलते हैं, जिसमें से पहला जो नाम आपको मिलेगा विभुनाग, फिर इसके बाद आप देखेंगे रविनाग, इसके बाद आप देखेंगे भवनाग, विभुनाग, रविनाग, भवनाग, इसके बाद आप देखेंगे प्रभाकर नाग, प्रभाकर नाग, फिर देखेंगे आप देवनाग, और अंतिम शासक जो है गणपति नाग। मुख्य रूप से गणपति नाग आपके लिए पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस नागवंश का अंतिम शासक रहेगा
और इसी से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके जो पद्मावती के जो हमें 6 शासक देखने को मिल रहे हैं, उनमें से आप नाम देख रहे हैं विभुनाग, रविनाग, भवनाग, प्रभाकर नाग, देवनाग और अंतिम शासक जो है गणपति नाग है। अब इनकी जानकारी अगर हम देखेंगे तो जैसे इन सभी के जो सिक्के होंगे वो सारे के सारे सिक्के आप देखेंगे पवाया में मिलेंगे। पवाया के साथ साथ आप देखेंगे ऐरण वाला जो क्षेत्र है, ऐरण जो कि वर्तमान का सागर है, इस सागर वाले क्षेत्र में भी इनके सिक्के आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में नागवंशियों का शासन अच्छा खासा रहा होगा, क्योंकि इतने सारे राजाओं के बारे में हमें जानकारी अगर मध्य प्रदेश में मिल रही है तो ये तो स्पष्ट है कि हमारे मध्य प्रदेश में नाग राजाओं का शासन था। उनके सिक्के हमें मिले, ऐरण में मिले, पवाया वाले क्षेत्र में मिले। ठीक, तो ये सारे विदिशा वाले क्षेत्र में, पद्मावती वाले क्षेत्र में, तो इन सारे क्षेत्रों में मुख्य रूप से नागवंशियों का शासन था। अब आप ये सब जानते हैं कि इसी समय आपने देखा कि संपूर्ण भारत में एक गुप्त वंश नाम से भी एक साम्राज्य आपको पढ़ना पड़ता है। गुप्त वंश छोटा मोटा साम्राज्य नहीं है, बहुत बड़ा साम्राज्य है गुप्त वंश। ठीक, इसी समय संपूर्ण भारत में गुप्त वंश की भी शुरुआत हो चुकी थी। समुद्रगुप्त उस समय पूरे संपूर्ण भारत में गुप्त वंश की शाखाओं को फैलाने का काम कर रहा था। अब आपने देखा कि मध्य प्रदेश में इस समय इन वाले क्षेत्रों में नागवंशियों का शासन है और समुद्रगुप्त अलग से अपने साम्राज्य को विस्तार करने पे लगा हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में भी आक्रमण करेगा ही करेगा। तो हमने ये देखा कि नागवंशियों का जो अंतिम शासक था गणपति नाग, इस गणपति नाग का युद्ध होता है समुद्रगुप्त के साथ। अब समुद्रगुप्त एक बहुत बड़ा राजा है, गणपति नाग एक छोटे से नागवंशी हैं, तो कैसे जीत पाता? समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया गणपति नाग पे और अंततः इनका जो नागर देश था, नागर देश का मतलब जो भी इनके नागवंशियों का शासन था जिस भी क्षेत्र में, उसको हम कह रहे हैं नागर देश। ठीक है, इस नागर देश पे अधिकार कर लिया समुद्रगुप्त ने और अंततः ये जो नागवंशी हैं गुप्तों के अधीन हो गए कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं है कि ये आगे चल के फिर इनका और भी हमें शाखाएं देखने को नहीं मिलेगी। अभी तो नागवंश आपको संपूर्ण भारत के इतिहास में भी पढ़ना है, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था नागवंश एक समय में। आप ये पा सकते हैं कि बड़ी बड़ी शक्तियों से लड़ने की हिम्मत थी नागवंशियों के अंदर, परंतु छोटी छोटी शाखाएं थीं, तो छोटी छोटी शाखाओं को जीतने का काम गुप्त साम्राज्य के लोगों ने किया। ये आप लोग देखते हैं, किसी बड़े क्षेत्र को जीतने की बजाय उसी क्षेत्र के छोटे छोटे हिस्सों को अगर आप जीतते हैं तो बहुत जल्दी आप जीत जाते हैं, उस पूरे संपूर्ण क्षेत्र पे आप अधिकार कर लेते हैं। बजाय आप एक साथ खाने की बजाय थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपको डाइजेस्ट भी होगा और आप आसानी से खा भी सकते हैं। ऐसे ही समुद्रगुप्त ने किया। अब जब वो साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो गणपति नाग को उसने पराजित किया और जो भी नागर क्षेत्र था मध्य प्रदेश का वो सारा की सारा क्षेत्र समुद्रगुप्त के अधीन चल गया। इसी समय दौरान में आपको 2 शासक और देखने को मिलेंगे जिनकी जानकारी आपको इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आप देखेंगे, जिसमें से एक का नाम मिलेगा आपको नागसेन और दूसरे का नाम मिलेगा आपको नागदत्त। आप ध्यान देंगे, एक व्यक्ति का नाम मिलेगा नागसेन जिसकी जानकारी हमारे पास है नागसेन की, और एक और व्यक्ति का नाम मिलेगा नागदत्त। चूँकि नागदत्त के बारे में जानकारी बहुत कम है इसलिए नागदत्त आपसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि सामने वाले के पास भी जानकारी नहीं है तो पूछेंगे क्या। परंतु ये जो नागसेन है इसके बारे में आपको जानकारी जरूर मिलेगी। अब ये नागसेन कौन है, ध्यान दीजिएगा। ये जो गुप्तवंश है, इस गुप्तवंश में आप देखेंगे समुद्रगुप्त का बेटा होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम का इसका एक बालक होता है जिसकी शादी होती है नागवंश की रानी कुबेर नागा के साथ। ठीक है, कुबेर नागा, ध्यान दीजिएगा, ये है गुप्तवंशी शासक। और मैं अभी भी आपको ये बोल रहा हूँ कि गुप्तों के पास ये रणनीति भी थी कि विवाह के माध्यम से वो अपने साम्राज्य का विस्तार भी कर रहे थे। ठीक है, जब समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुआ तो साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, चूँकि नागवंशी भी अपने आप में एक बहुत बड़े सैनिक थे, बहुत बड़े शासक थे, उनसे जीतना, उनको सारी चीज़ों को उनके साम्राज्य को अपने अधीन करना, तो हर चीज़ का रास्ता अहिंसा ही नहीं होती है, हर चीज़ का रास्ता हिंसा ही नहीं होती है, या हर साम्राज्य को जीतने का तरीका केवल और केवल युद्ध ही नहीं होता है। कुछ कुछ साम्राज्यों को जीतने के लिए वैवाहिक संबंध भी किए गए,
कुछ कुछ क्षेत्रों को जीतने के लिए उन लोगों ने संबंध स्थापित किए। किसी ने वैवाहिक संबंध, किसी ने और किसी प्रकार के संबंध, किसी ने व्यापारिक संबंध, किसी ने राजनीतिक संबंध। इन सभी संबंधों के माध्यम से ही उन्होंने, कई राजाओं ने इतिहास में अपने साम्राज्य को विस्तार किया। उसमें से एक राजा नाम था समुद्रगुप्त। इसने भी अपने बेटे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शादी नागवंशी रानी के साथ कराया, जिसका नाम था कुबेर नागा। इन्हीं दोनों का बेटा होता है जिसका नाम होता है नागसेन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आप, अब इसको आप कौन से वंश का मानेंगे, गुप्त वंश का मानेंगे कि फिर आप नागवंश का मानेंगे, ये आप लोग सोच के बताएंगे कि ये नागसेन जो है किस वंश का शासक कहलाएगा, गुप्त का कहलाएगा या नागवंशियों का कहलाएगा। तो ये आप लोग मुझे कल बताएंगे, ठीक है, सोच समझ के बताना। तो मुख्य रूप से हमें नागवंश के बारे में, इतने राजाओं के बारे में पढ़ना होता है। अंततः यहाँ पे लगभग गुप्तों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है और गुप्त के बाद मध्य प्रदेश में नागवंश एक प्रकार से लुप्त हो जाता है। हमें इसकी फिर जानकारी बहुत अच्छे तरीके से नहीं मिलती है, बल्कि संपूर्ण भारत में जब आप देखेंगे तो संपूर्ण भारत में आपको इस वंश के बारे में बहुत अधिक जानकारी देखने को मिलेगी। इसके बाद जो अगला राजवंश आपको पढ़ना है, उस राजवंश का नाम मिलेगा आपको आभीर वंश, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ी एक जानकारी आपको बहुत इंपॉर्टेंट देखने से मिलेगी आभीर वंश के बारे में। ये जो अलग से आप देख रहे हैं, ये वाला जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये दरअसल वर्तमान का क्या है, आपका बुरहानपुर है। अगर आप मध्य प्रदेश का नक्शा देख रहे हैं तो ये वर्तमान का बुरहानपुर है। आभीर वंश की शुरुआत ही बुरहानपुर से हुई, ठीक है। बुरहानपुर को शुरुआत में खानदेश कहा जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपके लिए। आभीर वंश की शुरुआत हुई थी खानदेश से, ठीक है। खानदेश जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में बुरहानपुर वाला क्षेत्र है। तो बुरहानपुर का प्राचीन नाम ही खानदेश है। तो पेपर में आपसे पूछ सकता है कि खानदेश वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस जिले का नाम था, या फिर ये कह सकता है कि बुरहानपुर का पुराना नाम क्या था, प्राचीन नाम क्या था। तो ये आभीर वंश की स्थापना हुई थी खानदेश में, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको ये बात याद दिलाना चाह रहा हूँ कि कोई भी साम्राज्य ऑटोमेटिक नहीं बना। वहाँ पे अगर कोई कमज़ोर नेतृत्व रहा होगा, कमज़ोर शासक रहे होंगे, तो इस कारण से वहाँ के छोटे छोटे कबीलाई वाले क्षेत्रों ने एक नए नए राजवंशों की उत्पत्ति की, और उन्हीं राजवंशों में से एक राजवंश था आपका आभीर राजवंश। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शुरुआत में ये जो आभीर वंशी लोग थे, यहाँ नीचे हमने देखा था कि सातवाहन वंश था, इन्हीं सातवाहन वंशों के अधीन काम करते थे। अगर हम सातवाहन वंश को, अगर उनका नाम देखें तो उस सातवाहन वंश को हम आंध्र वंश के रूप में भी जानते हैं। आंध्र वंश या सातवाहन वंश, ये दोनों एक ही वंश हैं। शुरुआत में आभीर लोग इन वंशों के अंतर्गत काम करते थे, उनके सामंत थे, परंतु बाद में ऐसा माना जाता है कि आगे चल के फिर उन्होंने अपना एक स्वतंत्र साम्राज्य बना लिया, और वो साम्राज्य कहाँ बनाया, उन्होंने खानदेश में अपना साम्राज्य बनाया। जब ये आंध्र वंशियों के अंदर काम करते थे, इसी कारण से इनका एक नाम पड़ गया आंध्र भृत्य। किसका नाम पड़ गया, ये आभीर वंशियों का। चूंकि ये आभीर वंश जो थे आंध्र वंश या सातवाहन वंश के अधीन काम करते थे, और सातवाहन वंश को आंध्र वंश भी कहा जाता है, तो उसी हिसाब से इनका एक नाम दिया गया कि ये आंध्र भृत्य थे। आंध्र भृत्य मतलब आंध्रों के भाई जैसे, या उनके सामंत के रूप में ये काम करते थे। इस वंश की स्थापना की अगर हम बात करें, आभीर वंश की, तो खानदेश में इस वंश की स्थापना ईश्वर सेन नाम के बंदे ने की। ईश्वर सेन कौन, खानदेश का प्रथम संस्थापक या आभीर वंश का प्रथम संस्थापक। दो नाम आपको देख सकते हैं, खानदेश साम्राज्य या आभीर वंश आपको देखने को मिलेगा, या फिर आपको देखने को मिलेगा बुरहानपुर वाला क्षेत्र। इन क्षेत्रों में ईश्वर सेन ने आभीर वंश की स्थापना की, ठीक। स्थापना करने के दौरान आप ये देख पा रहे हैं कि इसने खानदेश वाले क्षेत्र में तो विजय हासिल की ही की, फिर इसको धीरे धीरे इसने बढ़ाया। आप देखेंगे निमाड़ वाला क्षेत्र भी इसने जीता, निमाड़ वाला क्षेत्र जीत लिया। इसके साथ ही इन्होंने मालवा के कुछ कुछ क्षेत्रों में भी शासन किया, कुछ समय तक इन्होंने शासन किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर सेन ने जिस साम्राज्य की स्थापना की, उस साम्राज्य का पूरा की पूरा साम्राज्य निमाड़ वाला और कुछ हिस्सा मालवा वाला, इन क्षेत्रों में आभीर वंश था। इसके बाद जैसे ही ये आभीर वंशी अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, इसी के साथ साथ आप देखेंगे संपूर्ण भारत में गुप्त वंश के बाद एक वंश आप पढ़ेंगे, बड़ा सा वंश पढ़ेंगे जिसका नाम था वकाटक वंश। अभी हम आगे पढ़ेंगे वकाटक वंश के बारे में।
तो जब ये वाकाटक वंश अपने पैर पसार रहा था संपूर्ण भारत में, उसी समय उन्होंने यहाँ पे भी नज़र डाली, खानदेश वाले क्षेत्र में भी नज़र डाली और खानदेश को अपने अधीन कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि आगे चल के आभीरों ने वाकाटकों की सामंतता को ग्रहण कर लिया, उनके अधीन रहते हुए उन्होंने आगे चल के काम किया। ठीक है, इतनी ही जानकारी आभीर वंश के लिए आपको पर्याप्त है और यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, अब ये हमने आभीर वंश को देखा, इसी समय आपको एक वंश और पढ़ना पड़ेगा जिस वंश का नाम मिलेगा आपको बोधि वंश, बोधि और मग वंश। आप ये जबलपुर वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं जिसको हम उस समय त्रिपुरी कहते हैं, ठीक है, त्रिपुरी, त्रिपुरी मतलब ये है आपका जबलपुर वाला क्षेत्र। इसी जबलपुर वाले क्षेत्र में आपको एक वंश और पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है बोधि वंश। ठीक है, सवाल यहाँ से भी आने की संभावना है। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में बोधि वंश जो था वो वर्तमान के जबलपुर वाले क्षेत्र में था। इनकी जो शाखा थी वो त्रिपुरी वाले क्षेत्र में हमको पाई गई। हम ये कैसे कह रहे हैं, क्योंकि बोधि वंश के जितने भी राजा महाराजा हुए उनके सिक्के, उनके शिलालेख, उनके अभिलेख, उनके जो भी प्रमाण पत्र हमको मिले वो सारे के सारे त्रिपुरी वाले क्षेत्र में मिले। अब ये सारे त्रिपुरी वाले क्षेत्र में मिले तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि त्रिपुरी वाले क्षेत्र में इन्होंने शासन किया होगा। तो त्रिपुरी वाले क्षेत्र में बोधि वंश का यहाँ पे साम्राज्य था। इनके कुछ शासकों के नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे इस वंश का प्रथम शासक जो था उसका नाम था श्री बोधि। ठीक है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि श्री बोधि अगर लिखा है तो बोधि वंश का शासक होगा। ठीक है, इसके बाद भी और भी शासक जिनके हमको सिक्के मिले हैं, सबसे पहला शासक जो था उसका नाम था श्री बोधि, इसके बाद वसु बोधि था, चंद्र बोधि था और शिव बोधि था। इनके नाम भी आप लिख लीजिए, किसके, बोधि वंश के। पहला शासक जो था उसका नाम था श्री बोधि। ठीक है, इसके बाद जो शासक बना उसका नाम बना वसु बोधि, ये बोधि वंश का अगला शासक रहा। इसके बाद हम देखेंगे चंद्र बोधि नाम से एक आपको शासक मिलेगा जो कि वसु बोधि के बाद आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अगला शासक होगा उसका नाम होगा शिव बोधि, शिव बोधि। ये चार शासक जो हैं बोधि वंश से संबंधित हैं और हमारे मध्य प्रदेश से भी संबंधित हैं। आपको इन चारों के नाम याद होने चाहिए। आप देखेंगे बोधि वंश, इसकी स्थापना ही हम कह सकते हैं कि श्री बोधि ने की थी। श्री बोधि के बाद जो अन्य शासक हमें देखने को मिले, वसु बोधि, चंद्र बोधि, शिव बोधि, अंत में बोधि लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि बोधि वंश के शासक हैं। ध्यान ये रखना है कि बोधि वंश हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश के जबलपुर वाले क्षेत्र में था। इसी के साथ साथ आपको एक वंश और पढ़ना पड़ता है जो इसी के समकालीन वंश था, जिसका नाम है मग वंश। इसी मगवंश को महाराजा वंश भी कहा जाता है या महाराज वंश भी कहा जाता है। इस वंश की अगर हम लोकेशन देखें मगवंश की, तो मगवंश जो हमारे मध्य प्रदेश का बघेलखंड वाला क्षेत्र है, ध्यान देंगे हम बघेलखंड वाले क्षेत्र में, तो बघेल, ये तो आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो गया। कुछ कुछ यहाँ का अगर आप हिस्सा ऐसे करके मिला लें तो ये वाला क्षेत्र कहलाता है आपका बघेलखंड। ठीक है, ये है आपका बघेलखंड। इसी बघेलखंड में आप जिस वंश को पढ़ेंगे उस वंश का नाम मिलेगा आपको मगवंश। इस मगवंश से इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको ये मिलती है कि इनका साम्राज्य बघेलखंड में था और इस वंश की स्थापना की थी भीमसेन ने। किसने की थी? भीमसेन। ध्यान रखेंगे अंत में सेन सेन लगा हुआ है तो सेन वंश नहीं है। आप ध्यान देना कि भीमसेन संस्थापक रहा है मगवंश का और इनका शासन मध्य प्रदेश के बघेलखंड वाले क्षेत्र में रहा है। ठीक है, इसके अगर कुछ और शासकों की अगर हम बात करें तो अगला शासक हमें मिलेगा भद्रमघ के नाम से और इसके बाद अगला शासक हमें मिलेगा शिवमघ के नाम से। ये तीन शासक हमें देखने को मिलते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये है मगवंश और बोधि वंश। यहाँ से कोई विशेष जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रमुख राजवंश आपको पढ़ना है। तो जितने राजवंश आपके मध्य प्रदेश में रहे हैं उन्होंने कुछ किया नहीं किया, क्या मिला क्या नहीं मिला, डजंट मैटर। आपको पता होना चाहिए कि आपके मध्य प्रदेश में कितने राजवंश आपके यहाँ रह के गए हैं, कितने राजवंशों ने काम किया है। ठीक है, इसलिए बोधि वंश, मगवंश, आभीर वंश और इसके साथ ही नागवंश, ये चार राजवंश छोटे छोटे राजवंश जरूर हैं पर पेपर के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने इम्पॉर्टेंट अन्य राजवंश हैं। ठीक, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसके बाद मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं वकाटक वंश के बारे में। वकाटक आएंगे, गुप्त आएंगे, इन सारे राजवंशों को हम इसके बाद पढ़ते हैं।